हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मनीष कुमार यादव और आज मैं इस सेशन में फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के साथ। ठीक, तो सेल साइकिल में हम लोगों ने पिछली बार काफ़ी ज़्यादा कवर अप कर लिया था। ठीक, तो सेल साइकिल में हम लोगों ने पिछली बार देखा कि सेल साइकिल जो है बेसिकली ये दो इंपॉर्टेंट स्टेजेस में बटी हुई है। पहले ही होती है इंटरफेज और दूसरी होती है एम फेज। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने इन सारे स्टेजेस में इंटरफेस में इंपॉर्टेंट 3 स्टेप्स देखे थे, G1, S, G2। उसके बाद एम फेज में केवल एक ही स्टेज होता था, एम फेज। ठीक, और जो कि डिवाइडेड था कैरियोकाइनेसिस में और साइटोकाइनेसिस में। ठीक, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ रखा है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं G0 फेज के साथ। ठीक है, या इसको G0 फेज भी बोलते हैं। ठीक, तो ये फेज पहले समझ लीजिए कहाँ पे होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे एम फेज है, ठीक है, माइटोसिस फेज। ठीक, तो माइटोसिस फेज के जस्ट बाद कौन सा फेज होता है, गैप वन फेज या G1 फेज। क्या कहते हैं, गैप वन फेज या G1 फेज। ठीक, तो इस गैप वन फेज में लगभग थोड़े टाइम के बाद आता है एक फेज जिसको बोला जाता है G0 फेज या रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, G0 फेज या रेस्टिंग फेज। ठीक, तो ये G0 फेज जो होता है गैप वन फेज के बीच का स्टेज होता है। ठीक है, जैसे गैप वन फेज थोड़ी देर के लिए स्टार्ट हुआ, फिर G0 फेज आता है और फिर गैप वन फेज कंटिन्यू होता है। ठीक है, तो जैसे अगर कोई सेल गैप वन फेज के बाद, यानी गैप वन फेज के बाद मतलब थोड़े समय बाद अगर रेस्टिंग फेज में चला जाए या G0 फेज में चला जाए तो उससे वापस नहीं आता है। ठीक है, इससे वापस नहीं आता है, फिर ये सारे स्टेप्स नहीं होते। ठीक, मतलब कि डिवाइड होने के बाद अगर ये गैप वन फेज में जाती है और गैप वन फेज में ये फिर फाइनली अगर G0 फेज में पहुंच गए तो फिर ये इसका वापस दोबारा लौटना बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है। ठीक, और ये वापस लौटना कुछ ही सेल्स के साथ पॉसिबल होता है, सारे सेल्स के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, वो कौन कौन से सेल्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अब समझिए G0 फेज एक्चुअल में होता क्यों है। ठीक है, तो G0 फेज को हम लोग नॉर्मली बोलते हैं नॉन डिवाइडिंग फेज। क्या बोलते हैं, नॉन डिवाइडिंग फेज। इसमें किसी भी तरीके का डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, इसमें किसी भी तरीके का डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, और इसके साथ ही इसको बोलते हैं डिफरेंशिएटेड स्टेट। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएटेड स्टेट। अब आपको चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो जैसे रेस्टिंग फेज भी बोल रहे हैं। ठीक है, और कह रहे हैं कि वापस लौटेगा भी नहीं, मतलब कि जो पर्टिकुलर सेल जिसका डिवीजन हुआ है, ठीक है, जिसका डिवीजन हुआ है यहाँ पे, वो हो चुका है डिफरेंशिएटेड। क्या हो चुका है, डिफरेंशिएटेड हो चुका है। जैसे कि अगर मान लिया यहाँ पे थी मायोसाइट सेल। क्या थी, मायोसाइट सेल। ठीक है, तो अब ये मायोसाइट सेल का डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब ये मायोसाइट डिफरेंशिएट होके स्केलेटल मसल का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, किसका मसल का फॉर्मेशन, स्केलेटल मसल का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक, तो अब ये स्केलेटल मसल दोबारा से अपनी फेट को चेंज नहीं करने जा रहा है मायोसाइट में, मतलब ये दोबारा से फिर से चेंज नहीं हो जाने जा रहा है मायोसाइट में, तो इसको बोलते हैं डिफरेंशिएटेड स्टेट। ठीक है, मोस्ट ऑफ द डिफरेंशिएटेड स्टेट्स आर irreversible. ठीक है, that cannot get back to its previous form, but in some cases some of the cells which have the capability to get reverse in its proper state which was in its past. Like, what are the examples of those cells? Examples are parenchymatous cells. Parenchymatous cells, ठीक है, parenchymatous cells के पास वो कैपेबिलिटी होती है। इसके अलावा जैसे लिम्ब रीजनरेशन होता है, जैसे सैलामेंडर की बात कर ले हम लोग। ठीक है, तो सैलामेंडर का क्या होता है, अगर लिम्ब कट जाता है तो फिर से उसका लिम्ब रीजनरेट हो जाता है, तो उसके पास भी कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग अपने लीवर की बात कर ले तो लीवर के पास भी रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। ठीक, लीवर के पास भी रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। ठीक,
हमारे बॉडी में सबसे कम कैपेसिटी रीजनरेशन की होती है ब्रेन के पास, ठीक है, और सबसे ज्यादा कैपेसिटी रीजनरेशन की होती है लीवर के पास, ठीक। तो लीवर के पास जो रीजनरेशन की कैपेसिटी है वो डिफरेंशिएशन से दोबारा वापस आकर के उसका रीडिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। कैसे होता है देखिए, जैसे ये वाला फेज है G0 फेज, और इस फेज को अब बोलते हैं डिफरेंशिएटेड फेज। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएटेड फेज, ठीक है। अब ये डिफरेंशिएटेड फेज से ये जब वापस से फिर से ये मतलब सेल साइकिल में आ जाए लौट के, तो इसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएटेड फेज। क्या बोलते हैं? डी डिफरेंशिएटेड फेज, ठीक है, डी डिफरेंशिएटेड। अब ये डी डिफरेंशिएटेड सेल फिर से प्रॉपर गैप वन फेज के बाद एस फेज में जाएगा, एस फेज के बाद ये G2 फेज में जाएगा, और G2 फेज के बाद ये M फेज में जाएगा, और ये फिर फाइनली आ जाएगा गैप वन फेज में। अब गैप वन फेज में आने के बाद इसका जो सेल कंटेंट था वो डबल हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिवीजन हो चुका है, ठीक है। अच्छा, डिवीजन हो गया, डी डिफरेंशिएटेड सेल है अभी भी, ठीक है। अब ये डी डिफरेंशिएटेड सेल वापस से डिफरेंशिएट होगी और फिर से ये बन जाएगी डिफरेंशिएटेड, बट अब यहाँ पे इसको स्पेशल टर्म दिया जाएगा, इसको बोला जाएगा रीडिफरेंशिएटेड सेल। क्या बोलेंगे? रीडिफरेंशिएटेड सेल, ठीक है। तो इन द सेम वे रीजनरेशन इज ऑल्सो गोइंग टू टेक प्लेस, ठीक है। रीजनरेशन भी इसी तरीके से होता है, ठीक है, कि रीजनरेशन में भी पहले क्या होता है, जो डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं वो वापस से डी डिफरेंशिएशन में जाकर के फिर से रीडिफरेंशिएशन में जाती हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन। और हाई कैपेबिलिटी किसके पास है? लीवर के पास है, ठीक है, अपनी बॉडी में, ठीक है। उसके बाद अदर एनिमल्स में बात करें तो सैलामेंडर के लिम्स के पास होती हैं बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी रीजनरेशन की। प्लेनेरिया हो गया, प्लेनेरिया के पास बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है रीजनरेशन की, ठीक है। और भी बहुत सारे, हाइड्रा हो गया, हाइड्रा के पास भी कैपेबिलिटी होती है रीजनरेशन की, ठीक। तो इन सारे ही के पास क्या होती है? कैपेबिलिटी, ठीक है, रीजनरेशन की। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें। नर्व सेल अगर बन गई हैं तो फिर से वो दोबारा चेंज नहीं होने जा रही। मसल सेल्स के बारे में यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब हम लोग एक स्पेशल टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज सी वैल्यू पैराडॉक्स। क्या है सी वैल्यू पैराडॉक्स? क्या है सी वैल्यू पैराडॉक्स? देखिए, जैसे अब अगर हम लोग डीएनए कंटेंट की बात करें, ठीक है, डीएनए कंटेंट, ठीक है, तो डीएनए कंटेंट को, कि डीएनए कंटेंट कितना है, इस चीज को जो मेजर करने का जो इम्पोर्टेंट चीज बताया गया उसको बोला जाता है सी वैल्यू पैराडॉक्स, ठीक है। तो डीएनए कंटेंट को हमेशा सी वैल्यू में मेजर करते हैं, और ये जो सी वैल्यू होता है, ये सी वैल्यू पिकोग्राम्स में मेजर किया जाता है, ठीक है, सी पिकोग्राम्स में मेजर किया जाता है, ठीक। जैसे अगर हम लोग बात करें, इरेज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, फिर से हम लोग राइट करते हैं। तो जैसे हम लोग बात करें, अगर कोई एनिमल, ठीक है, जैसे अपनी बात कर ले हम लोग, अगर हम लोग मान ले क्या है, डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड है, तो डिप्लॉयड को हम लोग किस में लिखते हैं? 2n में। और अगर कोई चीज हैप्लॉयड होता है इसको लिखते हैं n में, ठीक है। अगर कोई ट्रिप्लॉयड होता है तो लिखते हैं 3n, ठीक है। अगर टेट्राप्लॉयड होता है तो 4n, पेंटाप्लॉयड होता है तो 5n, इस तरीके से। तो जैसा 2n है, ठीक है, तो 2n में जो डीएनए कंटेंट जो होगा, 2n में जो डीएनए कंटेंट होगा वो होगा 2c। कितना होगा? 2c, ठीक है, 2c डीएनए कंटेंट होगा, ठीक है। अगर वहीं n की बात करें तो n में कितना डीएनए कंटेंट होगा? केवल और केवल c, या फिर लिख ले 1c, ठीक है, तो 1c। यही अगर ट्रिप्लॉइड की बात करें तो ट्रिप्लॉइड में कितना होगा डीएनए कंटेंट? इसमें होगा 3c, ठीक है। दैट मीन्स एक n का मतलब होता है एक c, ठीक है। इसी को बोलते हैं सी वैल्यू पैराडॉक्स, ठीक है। सी वैल्यू पैराडॉक्स का मतलब ये बताया गया कि जिसका जो मतलब जो डीएनए कंटेंट अगर ज़्यादा होगा तो इतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होगा, बट इसको फिर बाद में एक्सेप्ट नहीं किया गया था, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट के तौर पे ले रहे हैं, अब हम लोग समझते हैं कि इसका रोल सेल साइकिल में क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेल साइकिल में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग गैप वन फेज से, ठीक है, एम फेज से, सॉरी, ठीक।
तो एम फेज से स्टार्ट करते हैं। देखिए जो यहाँ पे जो डीएनए कंटेंट है अपना, ठीक है, डीएनए कंटेंट क्या डबल हो चुका है, यहाँ पे है 2n, ठीक है, क्या है 2n, और 2n में कितना होगा डीएनए कंटेंट 2c, कितना होगा 2c, ठीक। फिर जीवन में कितना होगा 2n क्रोमोसोम्स, और कैपेबिलिटी कितनी होगी 2c, यानी डीएनए कंटेंट कितना होगा 2c, ठीक है। अब देखिए अब हो गया यहाँ पे गैप वन फेज। गैप वन फेज के बाद, गैप वन फेज में क्या क्या हुआ, बहुत सारी एंजाइम्स आई, बहुत सारा कुछ प्रिपरेशन हुआ इस फेज के लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। फिर भी यहाँ पे जो डीएनए कंटेंट है वो कितना 2c ही है, क्योंकि डीएनए कंटेंट में कोई भी फेरबदल नहीं हुआ है, ठीक है। अब आएगा एस फेज, और एस फेज के बाद हम लोग देखेंगे कि डीएनए कंटेंट कितना होगा। एस फेज के बाद जो क्रोमोसोम होगा, अगेन क्रोमोसोम नंबर्स आर गोइंग टू बी सेम 2n, डीएनए कंटेंट हैज बीन डबल्ड 4c, ठीक है 4c, ठीक। तो अब तो आप कहेंगे कि यहाँ पे 4n होना चाहिए था, नहीं 4n नहीं हुआ, केवल डीएनए कंटेंट बढ़ाया है, क्रोमोसोम नंबर सेम है, ठीक। अब जैसे ही G2 के बाद M फेज में आएगा, ठीक, तो अब M फेज में क्या होगा, अब M फेज में हो जाएगा 4n, सॉरी M फेज में नहीं होगा ये, एक मिनट, G2 फेज में रखे तो अभी ज्यादा बेटर है। तो देखिए G2 फेज में क्या होगा, G2 फेज में हो जाएगा 2n और 4c, 2n और 4c, ठीक। और अगेन जब ये M फेज में आएगा तो फिर से कितना हो जाएगा 2n और 2c। ये कैसे हुआ, ठीक। तो इसका मेजर पर्पज होता है M फेज। M फेज में मैंने बताया 4 टोटल स्टेजेस होती हैं माइटोसिस में, ठीक है। सबसे पहले होता है प्रोफेज, फिर होता है मेटाफेज, फिर होता है एनाफेज, और फिर होता है टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, न्यूक्लियर डिवीजन में, ठीक है। तो इस न्यूक्लियर डिवीजन में जो एनाफेज स्टेज होता है, इस एनाफेज स्टेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं, और ये जब क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं तो फिर फाइनली क्रोमोसोम का जो डिवीजन होता है वो कंप्लीट हो जाता है, और जो यहाँ पे आपको जो 4c दिखाई दे रहा है ये 2c में तब्दील हो जाता है, ठीक है। 4c जो होता है 2c में तब्दील हो जाता है। कैसे, यहाँ से समझ में आएगा आपको बेटर तरीके से, ठीक है। तो देखिए ये वाली जो कंडीशन जो दिखाई दे रही है ये है 2n और 2c की कंडीशन। क्या है, 2n और 2c की कंडीशन, ठीक है। 2n लिख लेते हैं यहाँ पे, 2n और 2c की कंडीशन है, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ एस फेज, मतलब डुप्लीकेशन हो चुका है, रेप्लिकेशन हो चुका है। अब यहाँ पे ये कंडीशन जो है, मतलब रेप्लिकेशन हुआ है, तो समझिए ये वाले जो दोनों आर्म्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इनको बोला जाता है क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक। और इसमें क्या हुआ है, जस्ट ये सिस्टर क्रोमैटिड्स का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है, वो हुआ डीएनए कंटेंट डबल होने की वजह से, ठीक है। इसमें जो क्रोमैनोमेटा है ये डबल हो चुका है, ठीक है, क्रोमैनोमेटा में डीएनए डबल हो चुका है, ठीक। अब ये जो कंडीशन है ये है 2n और 4c की कंडीशन, 2n और 4c की कंडीशन, ठीक। उसके बाद जब माइटोसिस फेज में गए तो माइटोसिस फेज में यहाँ पे आया स्पिंडल फाइबर और यहाँ पे आया स्पिंडल फाइबर, और इन दोनों जो क्रोमैटिड्स था इनको अलग अलग कर दिया और एक अलग अलग क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो अब ये इनको बोला जाता है डॉटर क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं, डॉटर क्रोमोसोम्स। फाइनली एनाफेज स्टेज के बाद, टेलोफेज स्टेज के बाद ये होता है, ठीक है। एनाफेज स्टेज में सेपरेशन होता है क्रोमोसोम्स का। अब ये जो स्टेज है, अब इसमें देखिए ये है 2n 2c एक के साथ, ठीक है, और दूसरे वाले के साथ 2n और 2c कंडीशन, ठीक है। तो जो हमारा 4c कंडीशन था वो दो अलग अलग क्रोमोसोम्स के पास पहुंच गए, आधा आधा हाफ हाफ हो गया, बट जो क्रोमोसोम्स नंबर्स हैं अगेन गोइंग टू बी इक्वल, ठीक है। कैसे, जैसे कि 46 था ना, तो 46 का डबल हो गया, 46 दोनों में हो गया, ठीक है। इस तरीके से क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल चीज हम लोगों ने समझा सी वैल्यू पैराडॉक्स के बारे में, ठीक। अब इससे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं वो हम लोग समझते हैं, ठीक है।
तो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, वो लोग दे देंगे कि नॉर्मली सी वैल्यू दे देंगे, ठीक है, नॉर्मली सी वैल्यू दे देंगे, बताएंगे ऐसे a cell has C is equal to देंगे C is equal to 20, ठीक है, ऐसे दे देंगे C is equal to 20, a cell has C is equal to 20 picograms, ठीक है, 20 picograms, ठीक है, इस तरीके से दे देंगे, ठीक। अब वो पूछेंगे कि what could be the C value for an egg for this, an egg for C वैल्यू एक की क्या होगी और एंडोस्पर्म की क्या होगी सी वैल्यू, ठीक है, एंडोस्पर्म क्या होगी, ठीक है। तो देखिए एग की बात करें तो एग ऑलवेज क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, क्या होता है, हैप्लॉइड, ठीक। तो हैप्लॉइड का मैंने बताया जैसे एन होगा ना, तो देखिए यहाँ पे जो सी दिखाई दे रहा है आपको 20 पिकोग्राम्स, ठीक है, तो हमेशा क्या समझते हैं हम लोग कि जो भी दिया होगा अ सेल हैज, ऐसे बोला जाएगा, ठीक है, अ सेल हैज, तो हमेशा वो दिया होगा डिप्लॉयड का, तो डिप्लॉयड का दिया होगा तो 20 सी है, तो एक एन के वैल्यू कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू हो जाएगी 10, ठीक है। कैसे हो गया एन की वैल्यू 10, एन की वैल्यू 10 इसलिए होगी क्योंकि सी दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ये सी है 2n के इक्वल, ठीक है, किसके इक्वल है, 2n के इक्वल, 2n इज इक्वल टू यहाँ पे 20 लिया जा रहा है, ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, ठीक, तो इसलिए n की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे एग के लिए पूछा जा रहा है, एग में कितना हैप्लॉइड है, तो अगेन यहाँ पे आंसर हो जाएगा 10, कितना 10 पिकोग्राम्स या 10C आंसर हो जाएगा इसका। अब एंडोस्पर्म अगर एंजियोस्पर्म का पूछा जाए, ठीक है, तो एंजियोस्पर्म का कंडीशन में होता है 3n, ट्रिप्लॉइड कंडीशन होता है एंजियोस्पर्म में, ठीक। अब यहाँ पे एक n का वैल्यू 10C था, तो 3n का वैल्यू कितना हो जाएगा 30C, कितना हो जाएगा 30C। अगर ये एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म पूछा जाता तो वहां पे वैल्यू होती है अगेन हिप्लॉइड की, और हिप्लॉइड का होता है 10C, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए सी के ऊपर नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि चेक पॉइंट्स क्या होते हैं सेल साइकिल में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स में सबसे पहला चेक पॉइंट होता है जीवन चेक पॉइंट, कौन सा होता है, जीवन चेक पॉइंट, ठीक। और जीवन चेक पॉइंट का इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं कि नहीं, ग्रोथ फैक्टर्स हैं कि नहीं, डीएनए डैमेज को करेक्ट किया गया है कि नहीं, ठीक है। अगर ये सारे ही फैक्टर्स नहीं होंगे तो सेल साइकिल जीवन से इस फेज में प्रमोट नहीं करेंगी, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं जो कि इसको आगे बढ़ने ही नहीं देगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, एक फैक्टर ऐसे ही होते हैं जैसे कि एक बोलते हैं फैक्टर साइक्लिन्स एंड सीडीकेस, साइक्लिन एंड सीडीकेस, ठीक है। तो गैप वन फेज में होता है साइक्लिन, कौन सा, साइक्लिन डी और सीडीके 4/6, ठीक है। तो इतना आपको डिटेल्स में नहीं जाना, बस इंपॉर्टेंट याद रखना है कि साइक्लिन एंड सीडीके होता है, सीडीके का मतलब होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस, ठीक है। तो वो काइनेस कौन क्या होते हैं, काइनेस होते हैं फास्फोराइलेशन करने वाले, ठीक है। तो काइनेस साइक्लिन्स को फास्फोराइलेट करते हैं, तो फिर फर्दर यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेस आगे कंप्लीट होता है, ठीक है। तो जैसे ही पता चला कि डीएनए में प्रॉपर डैमेज है और अगर इसका रेप्लिकेशन हो गया तो फिर ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है सेल के लिए, तो फिर इसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा और डीएनए डैमेज को करेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखा जाएगा प्रॉपर ग्रोथ फैक्टर्स हैं कि नहीं, प्रॉपर ग्रोथ फैक्टर्स जैसे E2F एक ग्रोथ फैक्टर होता है, ये E2F ग्रोथ फैक्टर अगर रिलीज हो जाता है तो फिर आगे जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स होने ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चेक पॉइंट होता है एस चेक पॉइंट, ठीक है, एस चेक पॉइंट। एक और फेज होता है G2S चेक पॉइंट, यहाँ पे भी होता है, ठीक है। तो इतना डिटेल्स में यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है। तो पहला होता है G1 चेक पॉइंट, दूसरा होता है G1S चेक पॉइंट, फिर होता है S चेक पॉइंट, फिर होता है G2M चेक पॉइंट, ठीक। इस तरीके से इतने चेक पॉइंट होते हैं, बट यहाँ पे ये सारा कुछ अलग अलग दिया गया है, ठीक है। मैं थोड़ा डिटेल्स में बता रहा हूँ, ठीक। तो इसी के हिसाब पे से हम लोग चलते हैं, उतना डिटेल्स में हम लोग नहीं जाते हैं, ठीक है। तो G1 चेक पॉइंट के बाद यहाँ पे दिया गया G2 चेक पॉइंट के बारे में, ठीक है।
और G2 चेक पॉइंट में सेल साइज चेक किया जाता है, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है कि नहीं ये चेक किया जाता है। ठीक, तो डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे हुआ था? अभी एस फेज में हुआ था और सेल साइज भी इसके बाद बढ़ा था। ठीक है, G2 चेक पॉइंट के बाद होता है एम चेक पॉइंट। एम चेक पॉइंट में मेटाफेज चेक पॉइंट बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर चेक पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे स्पिंडल असेंबली जो होती है उसको चेक किया जाता है कि ये प्रॉपर तरीके से स्पिंडल असेंबली हुई है कि नहीं, देन ये आगे जो प्रोसेस होता है माइटोसिस का वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ होता है चेक पॉइंट में। ठीक है, ये सारा कुछ होता है इसमें। ठीक है, तो आज हम लोग सेल साइकिल में बस इतना ही रखते हैं। आगे के लेक्चर में हम लोग सेल साइकिल के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, देन हम लोग सेल डिवीजन के ऊपर आएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। होपफुली आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा।